हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका। हम फिर से आ गए हैं और आज हम करेंगे 12वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 3, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो लेखन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। यानी कि लेखन करेंगे जनसंचार के माध्यमों के बारे में। अब जनसंचार के माध्यम जो हैं उनके बारे में हमें लेखन करना है। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि संचार क्या होता है और जनसंचार क्या होता है। संचार यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में भी कर सकता है और एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ भी कर सकता है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हुए सूचनाओं का आदान प्रदान संचार कहलाता है। और संचार बड़े ही छोटे स्तर पर होता है, समूहों में होता है, ठीक है। और जनसंचार होता है जनसंचार, माने तो ज्यादा लोगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होना। सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी संख्या में लोगों के बीच में होता हो, वो जनसंचार कहलाता है। अब जनसंचार में बड़े समूह होते हैं। ऐसे ही जब हम संचार करते हैं तो संचार के चार भेद होते हैं। या तो हम मौखिक रूप से संचार करते हैं, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, या एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के साथ मौखिक वार्तालाप करेगा, संप्रेषण करेगा। या फिर अमौखिक, बिना कुछ कहे सुने, सिर्फ और सिर्फ अमौखिक, कुछ ना कुछ भेज करके, कुछ इशारों से, कुछ किसी भी तरीके से जिसमें आवाज का प्रयोग ना हो। और या फिर दृश्य, कुछ दिखा करके संचार करेगा, अपनी सूचनाएं प्रदान करेगा, अपने जो अंदर चल रहा है उसको बाहर भेजेगा। और एक होता है लिखित रूप, कि अपना संचार किसी को भेजेगा तो वह लिखित रूप में देगा। यानी कि ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं होता, बड़े स्केल पर नहीं होता, लेकिन जन संचार क्या होता है, बड़े लार्ज स्केल पर होता है। तो लार्ज स्केल पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वह सूचनाओं का आदान प्रदान जनसंचार माध्यम कहलाता है। अब ये चार तरीकों से भी होता है। जैसे सबसे पुराना माध्यम है हमारा समाचार, तो समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन यानी टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और पत्रिकाओं के माध्यम से। यानी कि चार तो मुख्य रूप से हमारे भेद हो गए जनसंचार के: रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट। ये चार भेद हो गए हमारे। लेकिन पत्रिकाएं भी छपती हैं। यानी कि कुछ पत्रिकाएं दैनिक पत्रिकाएं, कुछ होती हैं सप्ताह में छपने वाली तो साप्ताहिक पत्रिकाएं, कुछ होती हैं 15 दिन में छपने वाली तो वो पाक्षिक पत्रिकाएं, और कुछ ऐसी पत्रिकाएं होती हैं जो एक मास में एक बार छपती हैं, उनको बोलते हैं हम मासिक पत्रिकाएं। और कुछ होती हैं एक साल में छपने वाली पत्रिकाएं, उनको हम वार्षिक पत्रिकाएं कहते हैं। तो बच्चों, हमने जाना संचार और जनसंचार के बीच में अंतर क्या होता है। अब हम जानेंगे, अब ये जो जनसंचार के जितने माध्यम हैं, इन माध्यमों के लिए लेखन कैसे होता है। तो आइए जानते हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कैसे होता है। अभी हमने संचार और जनसंचार के बीच में अंतर जाना, और अब जानेंगे हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन क्या होता है और कैसे होता है। देखिए, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इनके लिए लेखन कैसे होता है अब हम जानेंगे। इन माध्यमों के लिए लेखन तो जानते हैं। देखिए, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, पहले तो ये जानिए कि ये कैसा माध्यम है। कैसा माध्यम है? ये लिखित है, क्योंकि इनको ये लिखित रूप में लोगों के बीच में जाता है, बहुत से लोगों के बीच में, और अपनी सूचनाओं का प्रसारण करता है। फिर है रेडियो, यह श्रव्य है, क्योंकि रेडियो को सुना जाता है, केवल सुन करके ही हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। फिर है टेलीविजन, टेलीविजन श्रव्य और दृश्य दोनों हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वो दृश्य भी दिखाई देते हैं और सूचनाएं भी सुनाई देती हैं। तो यह माध्यम श्रव्य और दृश्य है। इंटरनेट, इंटरनेट श्रव्य, दृश्य और लिखित तीनों रूप में हमें प्राप्त होता है, आधुनिक माध्यम है यह। तो सबसे पहले समाचार पत्र के बारे में जानेंगे। और समाचार पत्र और पत्रिकाएं, यानी कि समाचार पत्र सबसे पहले कब वजूद में आया, तो यह लगभग 400 साल पहले वजूद में आया था। यानी कि 400 वर्ष पहले समाचार पत्र अपने अस्तित्व में आया था। और
यह भारत में 1556 में गोवा में एक छापाखाना खुला था, जिसमें केवल धर्म से संबंधित पुस्तकें छपती थी। लोगों तक धर्म को पहुंचाने के लिए खास करके ईसाई धर्म की पुस्तकें छपनी शुरू हुई थी, और तब से यह लिखित रूप में हमारे सामने आया। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि समाचार पत्र के रूप में कब आया, यानी कि छपाई का काम तो सबसे पहले कब शुरू हुआ, 1556 में छापाखाना खुला गोवा में। लेकिन समाचार पत्र पहला कौन सा खुला था, कौन सा निकला था, बंगाल गजट। बंगाल गजट निकला था, और 1780 में बंगाल गजट 1780 में निकला था, और यह कोलकाता में इसका सबसे पहले समाचार पत्र का लेखन के लिए शुरुआत हुई थी। और समाचार पत्र को मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट मीडिया, छपाई वाला मीडिया माध्यम। क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि प्रिंट मीडिया क्या है, प्रिंट माध्यम क्या है, या समाचार पत्र या पत्रिका माध्यम क्या है, कैसा है, कब शुरू हुआ, समाचार पत्र पहले कौन सा और कब छपा, और छापाखाना सबसे पहले कब और कहाँ खुला। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं ये लिखित रूप में होती हैं। लिखित रूप में होने के कारण इनकी कुछ खूबियां और खामियां होती है, यानी कि हर माध्यम की कुछ खूबियां और खामियां होती हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन माध्यमों की खूबियां और खामियां लिखो, चारों माध्यमों की। जैसे समाचार पत्रों की खूबियां और खामियां क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रिंट माध्यम की खूबियां और खामियां, या मुद्रण की खूबियां और खामियां। ठीक है, 3 तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से रेडियो की खूबियां और खामियां, टेलीविजन की खूबियां और खामियां, इंटरनेट की खूबियां और खामियां, ये इस तरीके से क्वेश्चन पुट होते हैं। तो यहाँ हमारा 3 तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी समाचार पत्र है, क्योंकि ये लिखित है, हमारे सामने जो सूचनाएं आएंगी वो लिखित रूप में आएंगी, और उन लिखित रूप में सूचनाओं को हम पढ़ेंगे तभी तो हमें ये सूचनाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि ये लिखित है। अब ध्यान देना है कि इसमें क्या खूबियां होती हैं। देखो बेटा, जब भी हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते वक्त पहली चीज तो कि इसमें हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम पहले पेज से शुरू करेंगे, आखिरी से नहीं करेंगे, या बीच में से शुरू नहीं करेंगे। जैसा हमारा मन है, हम अपने पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। नंबर 1 खूबी। फिर नंबर 2, इसमें शब्दकोश का सहारा लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पढ़ते वक्त क्या होता है कि हमारे बीच में ऐसे शब्द आ जाए, मान लिया, जिनका हमें अर्थ नहीं पता हो, और पढ़ते वक्त हम शब्दकोश उठा करके, डिक्शनरी उठा करके हम उन शब्दों के अर्थ को जान लेंगे, और फिर उस पूरी सूचना को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम वो शब्दकोश नहीं उठाएंगे और उनके अर्थ नहीं जानेंगे। तो ये हमारे लिए एक सहूलियत है, ये इसकी एक खूबी है। फिर है, अब हम इसको चाहे आज पढ़ें, कल पढ़ें, या परसों पढ़ें, अपनी पसंद के अनुसार। हमें कोई बाध्य नहीं करेगा कि आपको ये समाचार पत्र आज ही पढ़ना है ना। तो ध्यान रखना है कि ये इसकी सबसे एक बड़ी खूबी ये भी है कि इसमें हमें कोई बाध्य नहीं करता, हम बाध्य नहीं होते इसको पढ़ने के लिए। जब भी हमारा मन होता है, हमारी पसंद होती है, तो हम उसी के अनुसार पढ़ सकते हैं, यानी कि बाध्यता नहीं है। अब आती है इनकी खामियां क्या होती है। इनके समाचार पत्र की खामियां हैं, इतनी सारी खूबियां हैं, तो किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई तो खामी तो जरूर होगी। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम समाचार पत्र पढ़ें, तो यह समाचार पत्र केवल और केवल शिक्षित वर्ग के लिए, यानी कि जो पढ़ना लिखना जानता है, जो पढ़ना जानता है, वही समाचार पत्र को पढ़ सकेगा, है ना। जैसे रेडियो को कोई भी सुन करके उस खबर को प्राप्त कर सकता है ना। लेकिन समाचार पत्र क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए है, पढ़े लिखे व्यक्ति इसको पढ़ पाएंगे। तो ये एक इसकी खामी होगी, यानी कि अनपढ़ इससे खबर को नहीं पढ़ पाएंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, वो केवल सुनकर ही ग्रहण कर सकते हैं। फिर है व्याकरण की शुद्धता, यानी कि समाचार पत्र में जब भी कोई लेखन होता है, तो वहां पर पूरी की पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। उसमें भाषा का अनुशासन भी होता है। अब वर्तनी सही हो, यानी कि स्पेलिंग भी ठीक हो, और व्याकरण की दृष्टि से पहले, यानी कि क्रिया का जैसे अंत में आना, यानी कि कब हुई थी, था, थे, थी, इस तरीके से सहायक क्रियाएं, कर्ता कहाँ आएगा, इस तरीके से एक व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इसको अच्छे से समझ सकता है। और वर्तनी, व्याकरण और समय सीमा। अब ये देखो, समाचार पत्र के लिए समय सीमा क्या होती है
कि 24 घंटे पहले की खबर, यानी कि एक निर्धारित समय होता है, हर समाचार पत्र एक निर्धारित समय निर्धारित करता है कि ये खबर हमें इस वक्त तक मिल जाएगी, तो हम अगले दिन इसको छपवा देंगे, अदरवाइज वो नहीं छपेगी। क्यों? क्योंकि और जो हमारी खबर पुरानी हो जाती है, 1-2 दिन पुरानी, तो उसमें समाचार पत्र में वो चीज नहीं छपती है। ठीक है, तो इसमें समय सीमा, व्याकरण, वर्तनी और भाषा के अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये हमारी थी समाचार पत्र की खूबियां और खामियां। समाचार, फिर मैं आपको याद दिलवा देती हूँ कि यह क्वेश्चन 3 तरीके से पुट किया जा सकता है, एग्जामिनर आपसे 3 तरह से पूछ सकता है। मुद्रण माध्यम की खूबियां और खामियां, समाचार पत्रों की खूबियां और खामियां, और प्रिंट माध्यम की खूबियां और खामियां। आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको कैसे समझ करके इसका उत्तर देना है। अब करेंगे रेडियो माध्यम की खूबियां और खामियां, यानी कि रेडियो से हम जब कोई समाचार ग्रहण करते हैं तो वो उनकी खूबियां क्या हैं और खामियां क्या, कमियां क्या हैं। पहले देखो, हमने जैसे समाचार पत्र में देखा, समझा कि वहां पर केवल शिक्षित वर्ग ही होता है और शिक्षित वर्ग ही समाचार को पढ़ सकता है, खबरों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन रेडियो में सबसे बड़ी खूबी यही होती है, क्योंकि यह एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम यानी कि केवल सुना जा सकता है, सुन करके खबरों को ग्रहण किया जा सकता है। अब अशिक्षित वर्ग भी यहाँ पर खबरों को ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि अशिक्षित वर्ग को सिर्फ सुनना है, सुन करके खबरों को प्राप्त कर सकता है। कुछ अन्य कोई काम कर रहे हो साथ साथ और रेडियो चल रहा हो, और वो चलते चलते हमारे कानों में जाएगा, वो खबर भी मिल जाएगी और हम साथ साथ अपना कोई अन्य काम भी कर पाएंगे। तो क्या हुआ, तो अन्य कोई काम करते समय साथ साथ हम खबर भी ग्रहण कर सकते हैं, समाचार भी सुन सकते हैं, समाचार प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 है कि रेडियो को आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। अपने साथ हम कहीं भी इसको ला और ले जा सकते हैं, ताकि हम जो टाइम है, प्रसारण का जो टाइम है, उस समय पर हम वो चीजें सुन सकें। इसकी खामियों में क्या होता है कि अरुचि पैदा हो जाती है। अरुचि यानी कि हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता कई बार, क्योंकि जब हम देखते हैं तब हमारा इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, और जब हम केवल सुनते हैं और हमें थोड़ा सा भी अरुचि कर लगा, तो उसी वक्त हम अपना स्टेशन चेंज कर देते हैं, क्योंकि यह एक रेखीय है, लीनियर मीडियम है, यानी कि एक रेखीय, केवल और केवल सुना जा रहा है और दिखाई नहीं दे रहा, ना ही पढ़ा जा रहा है। तो इस कारण यह एक रेखीय होने के कारण अरुचि पैदा हो सकती है। नंबर 2, प्रसारण के समय ही खबर सुन सकते हैं, समाचार प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम समाचार पत्र में कभी भी अपनी खबर को पढ़ सकते थे, जब भी हमें समय लगा हमने अखबार उठा करके पढ़ लिया और खबर हमने प्राप्त कर ली। लेकिन रेडियो में क्या है, एक फिक्स टाइम होता है, उसी फिक्स टाइम में ही हमें उन खबरों को सुनना है, और बाद में अगर हम आधा घंटा 1 घंटा बाद उनको सुनना चाहेंगे तो हम वही खबर नहीं सुन पाएंगे। सबसे बड़ी खामी है। और फिर शब्दकोश का सहारा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि समाचार जब भी प्रसारित होगा तो वो बोलेगा, और बोलेगा तो फिर हमें कोई शब्द समझ में नहीं आया तो हम शब्दकोश उठा करके अगर देखने लग जाए उस शब्द का अर्थ, तब तक वह कहीं और पहुंच चुका होगा समाचार का प्रसारण। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम शब्दकोश की हेल्प नहीं ले सकते। अगर हमें किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है तो हम वहां पर वह चीज नहीं समझ पाएंगे, वह खबर नहीं समझ पाएंगे। तो ये थी हमारी रेडियो की खूबियां और खामियां। हमारे जो समाचार होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, उल्टा पिरामिड की शैली से। उल्टा पिरामिड की शैली से लिखे जाते हैं। एक तो आपने पिरामिड देखे होंगे कि ऐसे चोटी से ऐसे बने होते हैं, यानी कि ऊपर चोटी, फिर बीच में और फिर ऐसे। लेकिन ये है उल्टा। अब ये देखिए, ये पिरामिड क्या है, उल्टा कर दिया है। ये ऐसे नहीं ना होकर के इसको हमने उल्टा कर दिया है। तो उल्टा पिरामिड शैली में सारे के सारे समाचार लिखे जाते हैं। इसमें पहले तो आता है हमारा इंट्रो यानी कि मुखड़ा, और फिर आता है हमें हमारा बॉडी, यानी कि उसमें पूरी खबर का विवरण दिया जाता है, और फिर खबर को समाप्त कर दिया जाता है। इंट्रो, बॉडी, समापन। उल्टा पिरामिड शैली की 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, क्योंकि ये समझाना साथ में जरूरी था, क्योंकि जब तक आप समाचार पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। हमने कर लिया है समाचार पत्र लेखन और उसकी खूबियां और खामियां। अब रेडियो का कर लिया है, और आगे करेंगे हम टेलीविजन की खूबियां और खामियां। प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के भाग 2 में हमारे साथ बने रहिए। भाग 2 में हम टेलीविज़न और इंटरनेट की खूबियां व खामियों को जानेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।